बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एफ बॉन्ड। एक्चुअली क्या होता है कि जो बॉन्ड बनता है ना किसके बीच में, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में। फ्लोरीन यहाँ क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन से बॉन्ड को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जिसका पी करेक्टर हो। ठीक है, तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है ना अपनी तरफ, और मोर इज द पी करेक्टर, मोर इज द पी करेक्टर, लार्जर इज द बॉन्ड लेंथ। उतनी लार्ज क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। तो अब क्या है कि एक पहले में तो फ्लोरीन है, दूसरे में कितने फ्लोरीन है, दो, दूसरे में दो फ्लोरीन है, और तीसरे में क्या है, तीन फ्लोरीन हो गए। अब देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो डेरा है वो बढ़ता जा रहा है ना, तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जितने ज़्यादा होंगे, अब सब में पी करेक्टर बंटेगा। इसमें क्या है, एक ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इस ये जो कार्बन है यहाँ पे वो ज़्यादा पी करेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा। बट जब दो फ्लोरीन हो गए तो पी करेक्टर बंट गया दो में, यहाँ तीन में बंट गया, यहाँ चारों में बंट गया, यहाँ तो बराबर हो जाएगा सब में पी करेक्टर। बट सबसे ज़्यादा पी करेक्टर इसमें होगा, उससे कम इनमें 50-50 हो जाएगा, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें उसका 50-50, इसमें उसका 1/3 हो जाएगा, और इसमें तो 1/4 हो जाएगा पी करेक्टर। बात समझ आ रही है? तो पी करेक्टर सबसे ज़्यादा इस बॉन्ड में हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें कितने हो गए, दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें तीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें चारों ही। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आएगी, CH3F में। CF की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा किस में आएगी, CH3F में, उससे कम CH2F2 में, उससे कम CHF3 में, उससे कम CF4 में। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। समझे बेटा? एक और एग्जांपल देता हूं आपको तो थोड़ा और क्लियर होगा। CF बॉन्ड है, एक दूसरा CF बॉन्ड है, एक तीसरा CF बॉन्ड है, ये चौथा CF बॉन्ड है। बस इनकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है। इन बॉन्ड्स के साथ अगर जो ग्रुप्स लगे हैं उनका क्या इफेक्ट होगा वो हम स्टडी कर रहे हैं। अगर इनके साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की साइज की बात ही नहीं हो रही है, ये C और F का साइज तो सेम ही है ना, तो सब में CF का साइज तो सेम, बॉन्ड लेंथ सेम ही होनी चाहिए। आपने बेंट रूल पढ़ा है? बेटा नाम क्या है आपका, कौन बोल रहे हो आप? हाँ? सर मैं आरती, पर मैं ये बोल रही हूँ कि देखो CF की आप कह रहे हो ठीक है, मैं भी वो समझ रही हूँ, लेकिन मैं दूसरी तरीके से सोच रही हूँ और बोल रही हूँ कि ऐसे भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, ऐसे। नहीं, वो लॉजिक ही गलत है बेटे। क्यों लॉजिक गलत है? क्योंकि ये जो एटम्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ का कोई इस पे असर नहीं होगा, पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर जरूर होगा। सर बेंट रूल एक बार बताए ना सर, आपने बताया ना। एक मिनट देख, एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, फिर बेंट रूल पे अगर आना होगा तो हम आएंगे। देखो जैसे NH2 है, आपने जो वीडियो अपलोड किया है ना सर यूट्यूब पे, हाँ जी, इसमें ऐसा बताया है आपने कि बॉन्ड लेंथ इज 1/s कैरेक्टर होता है, बिल्कुल सही है। तो एज अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब ये बोले, मेरा बोलने का मतलब है कि बॉन्ड लेंथ जो होती है ना बेटे, वो P करेक्टर के प्रोपोर्शनल होती है और S करेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हाँ ये तो
अब सुनो, ये देखो एक NH बॉन्ड है, एक NF बॉन्ड्स है। अब बात करते हैं ये NN बॉन्ड की लेंथ की। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? NN बॉन्ड की, ठीक है। अब अगर मैं इसमें NN बॉन्ड की लेंथ की बात करूं, अब आपको पता है कि फ्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या करेगा वो, इसमें जो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होगा ज़्यादा? P करेक्टर वाला। इनमें P करेक्टर, तो इनके बीच में क्या रह जाएगा? S करेक्टर। इधर आ जाओ, NH है, H क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें नाइट्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ज़्यादा इन्वॉल्व होगा? S वाला। तो बीच में कौन सा इन्वॉल्व होगा फिर ज़्यादा? P वाला। तो इनमें अब किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी? NH2 वाले की कि NNF वाले की? सिंपल सा फंडा ये हाँ ये होगा, ओके सर, पता ये वाला बेटा, ये वाला NH2 वाला, क्योंकि इसमें P करेक्टर ज़्यादा हो गया, पता चल गया सर, ओके। है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो अब एग्जांपल ही चल रहे हैं तो लो, C2H6। स्ट्रक्चर बोलते हैं तभी पता चलता है हमको कि हाँ देखो, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो स्ट्रक्चर की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी बनाने में सर तकलीफ बहुत होती है। हाँ कोई बात नहीं, पर आपको ये पता चल रहा है ना कि फ्लोरीन अटैच है एक तरफ हाइड्रोजन। पता चल अब देखो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा? P वाला, सही है। तो मतलब बीच में कौन सा होगा? S वाला। हाँ, इधर आपको था हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब S वाला ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो बीच में कौन सा ज़्यादा होगा? P वाला। पीपी वाला। तो बस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ये ज़्यादा हो गई, ये कम हो गई। हाँ, ओके सर। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, अब एग्जांपल ही ले ले तो सारे। O2F2, O2H2 की बात करते हैं, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, और एक बात करते हैं O2F2 की। अब यहाँ पे OO की बॉन्ड लेंथ, यहाँ कार्बन कार्बन की बात कर रहे थे, यहाँ OO की बॉन्ड लेंथ। अब अगेन यहाँ हाइड्रोजन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मतलब कौन सा इसका ऑक्सीजन का ऑर्बिटल होगा? SS। तो बीच में कौन सा? PP। यहाँ पे फ्लोरीन है, तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा होगा? एसएस। गलत, PP है ना। तो बीच में कौन सा होगा? SS। इसका मतलब अगेन कौन सा जो हाइड्रोजन वाला है वो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और ये O2F2 वाले की कम होगी। दैट्स इट। कुछ समझ में आया? ओके सर। ओके डन। तो मतलब आपको इतना सा याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ जब देखनी है तो पहले देखना है कि उसमें P करेक्टर ज़्यादा है कि S। अगर P करेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, अगर S करेक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी। बस ये फंडा याद रखना है। और वो कैसे देखना है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो उस ऑर्बिटल का उसमें P करेक्टर ज़्यादा होगा, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो उसमें उसका S करेक्टर ज़्यादा होगा। दैट्स इट। चलो आगे बढ़े, अब आज का कोटा शुरू करें। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है अभी, अच्छा यूनिट्स आ गई ये, हाँ मॉलिक्युलरिटी और इसका ऑर्डर का पहले कर लेते हैं हम कि डिफरेंस क्या होता है इनमें। तो जो मॉलिक्युलरिटी है ना वो क्या होती है कि कितने मॉलिक्यूल या आयन रे डिटरमिनिंग स्टेप में पार्ट लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग और टेक पार्ट इन द रे डिटरमिनिंग स्टेप। रे डिटरमिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। और ऑर्डर क्या होता है?
जैसे मैंने रेट लिखा, कोई रिएक्शन है मेरे पास, है ना, कि A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B टू गिव C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। तो जो रेट है ना उसका, दैट इज इक्वल टू के क्या है, रेट कांस्टेंट, और A की पावर क्या होगी x और B की पावर y। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ, हाँ x प्लस पाई। तो मतलब इट इज द सम ऑफ पावर्स टू विच द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। और इसमें जो k है दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्यों इसको रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं A एंड B, इनकी अगर वैल्यू 1 ले लें तो रेट क्या हो जाएगा, इक्वल टू के, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसलिए इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलरिटी होती है उसको अगर हमें डिटरमिन करना है तो वी हैव टू यूज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, ठीक है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें तो आपको पता है वो भी ओवरऑल रिएक्शन जो है यूज होता है उसमें भी, ये एक्सपेरिमेंटल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल। मैंने एक्स एंड वाई लिखा ना, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ए और बी के बराबर भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होती है, बट जो ऑर्डर है वो 0 भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन भी होता है कई बार, 3/2 है ना, 5/2, 1.2। मॉलिक्यूलरिटी को तो हम मैकेनिज्म को देख के पता चल जाता है, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। और ये जो है ऑर्डर दैट इज डिटरमिन्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंट से जो होता है उस मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल है और ये एक सब थ्योरेटिकल है मॉलिक्यूलरिटी। तो ये ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस है। अब अगर मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स फाइंड आउट करने हो, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स से पहले मैंने जो असाइनमेंट दी थी किस किसने अटेम्प्ट करी, सबने की अटेम्प्ट? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन हो गए थे? यस सर। वेरी गुड। जिसके नहीं हुए होंगे वो बता देना, तो हम डाउट सेशन में उनको ले लेंगे। चलो, तो हम अब अगला टॉपिक करते हैं, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। बहुत ही आसान है, क्योंकि रेट क्या था, k इंटू ए की पावर n। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट के यूनिट जो हैं, रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम टेकन। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम। और के, तो ए के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर की पावर n। तो इस तरह से यूनिट क्या आ जाएंगे रेट कांस्टेंट के, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। ये यूनिट है। इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 और पर सेकेंड। ये है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट जो है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन दैट इज मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। और क्या लिख सकते हो, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है,
हाँ बेटा देखो, रेट के यूनिट क्या होते हैं? मोल पर लीटर पर सेकंड। और जो के है उसके साथ जो ये आएगा मोल पर लीटर की पावर एन, तो के यूनिट क्या हो जाएंगे? मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर एन। यहाँ मोल पर लीटर की पावर 1, यहाँ एन, तो मोल पर लीटर अगर ऊपर ही करना हो तो 1 माइनस एन हो जाएगा ना, समझे नहीं? इसलिए ठीक है, ओके। सर हाँ जी, वो तो ठीक है, मोल लीटर इनवर्स और उसकी पावर 1 माइनस एन लिखी, तो अपन बार लिखते जो है ना मोल की पावर 1 माइनस एन और लीटर की n माइनस 1, तो मैं ये पूछ रही हूँ लीटर की n माइनस 1 कैसे? ओह बच्चा, मोल ये 1 माइनस एन को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? मोल की पावर 1 माइनस एन और लीटर की पावर क्या हो जाएगी? -1 इंटू 1 माइनस एन। इसको मैं अगर एक्सपेंड करूं फर्दर, हाँ सर, फर्दर सेंस इन द सेंस लीटर इनवर्स है तो ये ऐसा हो गया ना बेटे, ठीक है ना? पावर चेंज हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये याद रखना है आपको। नाउ तो रेट, अगर फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है कोई, तो व्हाट इज द यूनिट? बोलो, अगर कोई फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट क्या होगी उसकी? जल्दी जल्दी। मोल हाँ, मोल की -3 पावर एल की 3 और एस की -1। ओके, तो ये हो जाएगी मोल की पावर, आपको पता है 1 माइनस एन, मतलब मोल की पावर -3, क्योंकि एन है 4 और एल की पावर 3 पर सेकेंड। ओके ओके, तो डन। ये स्पीकर ऑन अपने बंद रखो बेटा। नाउ इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद रखना कि कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एट जीरो टाइम माइनस के टी। ये जो है इट इज एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से के क्या हो जाता है? सी नॉट माइनस सी टी डिवाइडेड बाई टी। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, देखो सी टी मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम जीरो माइनस के टी। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद रखना आप। और इसी में अगर नेचुरल लॉग लगा दें, अगर नेचुरल लॉग लगा दें तो ये हो जाता है। तो ये क्लियर हुआ है? ये मैंने कैसे लिखा? वैसे ही अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना हो ना तो बस नेचुरल लॉग लग जाता है आगे बस। और जीरो और फर्स्ट ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। सर एक बार फिर से बोल दो ना। मैंने बोला कि अगर मुझे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट जीरो टाइम माइनस के टी। ये किसके लिए है? जीरो ऑर्डर के लिए। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा हूं तो सिर्फ इतना सा होगा, ए टी के आगे नेचुरल लॉग, इस ए नॉट के आगे भी नेचुरल लॉग, बाकी सब सेम। नेचुरल लॉग ऑफ ए टी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी। तो ये जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, ओके। तो सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, मतलब सी टी इज कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम जीरो माइनस के टी, और के इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी अपॉन के इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी अपॉन टी। अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है सी टी वर्सेज
टी। तो देखो ये जो ग्राफ है इसको मैं ऐसे लिखूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ y क्या है, सी टी। तो ये जो मैंने लिखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कौन सा ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसका ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन का। तो इसके हिसाब से ये आ गया सी टी वाई एक्सिस पे, और x क्या है, t, और उसमें जो स्लोप है दैट इज माइनस के और प्लस सी नॉट। प्लस क्या है, सी नॉट। इसका मतलब जब टाइम ज़ीरो होगा तब जो वैल्यू होगी कितनी होगी, सी नॉट। टाइम ज़ीरो रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, सी नॉट। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो वैल्यू है सी टी की वो कम होगी कि ज़्यादा होगी, बोलो। जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ाऊंगा, ज्यादा होगी। एक बार फिर देख लो, अगर मैं सर कम होगी क्योंकि स्लोप माइनस के है। ये देखो ना माइनस के टी है ना, माइनस के टी, माइनस मतलब सी नॉट में से कम होता जाएगा वैल्यू, सी नॉट में से के टी माइनस हो रहा है। तो जैसे टाइम बढ़ेगा तो के टी बढ़ेगा, तो सी नॉट में से ये माइनस होती जाएगी ना टर्म, इसलिए ग्राफ कहाँ आएगा, स्ट्रेट लाइन होगा और डाउनवर्ड होगा। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि जो y है उसकी पावर भी 1 है और t की पावर भी 1 है। तो याद रखना जब भी पावर 1 1 हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। कब स्ट्रेट लाइन होता है, जब पावर जो है वेरिएबल्स की वो 1 हो। तो यहाँ देखो टाइम की पावर भी 1 है और सी टी की पावर भी 1 है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आया। और स्लोप इसका ये होता है तो नेगेटिव है, ये इंटरसेप्ट है सी नॉट, तो इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। तो इस तरह से जो स्लोप है दैट इज माइनस के, और ये सी नॉट है दैट इज इंटरसेप्ट। ओके, अब हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं। व्हाट इज हाफ लाइफ, पहले ये बता दो, व्हाट इज हाफ लाइफ। हाँ, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रिएक्शन को होने में जितना टाइम लगता है उससे आधी टाइम को हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। बेटा फुल रिएक्शन तो कभी होता ही नहीं है ना, तो टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स, को होने में लगने का टाइम का आधा टाइम वही। हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू के हाफ, मतलब हाफ लाइफ के बाद जो सी टी होगा दैट इज सी नॉट बाई 2। तो देखो माइनस डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0, माइनस डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिलेशन। तो हाफ लाइफ, देखो हाफ लाइफ निकालोगे, देखो टाइम क्या था, सी नॉट माइनस सी टी बाई के, क्योंकि अपने पास रिलेशन क्या था, सी टी माइनस सी नॉट इक्वल टू के टी, ये था, सॉरी क्या था, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। तो इसका मतलब सी टी माइनस सी नॉट इक्वल टू माइनस के टी, और के टी क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस सी टी। तो यहाँ से टाइम क्या हो गया, सी नॉट माइनस सी टी बाई के। तो इस तरह से हमारे पास टाइम आ गया। अब अगर मैं टी हाफ की बात करूं, टाइम टी हाफ है, तो सी टी कितना होगा, अभी बताया मैंने, सी नॉट बाई 2।
तो टी हाफ क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 2 अपॉन के, मतलब सी नॉट बाई 2k। तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा है कि टी हाफ इज सी नॉट बाई 2k। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका ही, किसके वर्सेस, टी हाफ वर्सेस सी नॉट, तो देखो, और यहाँ वाई एक्सिस पे ले लूँ टी हाफ और एक्स एक्सिस पे ले लूँ सी नॉट, तो बताओ कैसा ग्राफ होगा, कर्व्ड होगा या स्ट्रेट लाइन, कैसा ग्राफ होगा बेटा? टी हाफ की पावर कितनी है, टी हाफ की पावर क्या है, हाँ टी हाफ की पावर क्या है 1, सी नॉट की पावर भी क्या है 1। मैंने अभी बताया आपको क्या निशानी है कि स्ट्रेट लाइन होगा या कैसा होगा, क्योंकि पावर्स देखनी है। हाँ पावर 1 है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो टी हाफ वर्सेस सी नॉट ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ सीधा जाएगा। और सी नॉट अगर 0 हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ, 0। इसका मतलब ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, और जैसे जैसे सी नॉट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हाफ लाइफ भी बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैं सी नॉट को डबल कर दूं ना तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है कि जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है हाफ लाइफ भी बढ़े, तो इसका मतलब है कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, कौन सा पॉइंट, कि जो जीरो ऑर्डर होता है रिएक्शन उसका हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे हाफ लाइफ बढ़े, जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हाफ लाइफ भी बढ़ेगा, और इसका स्लोप होगा पॉजिटिव। देखो ग्राफ होगा पॉजिटिव, और मुझे ये बताओ कि इसका स्लोप कितना होगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, स्लोप क्या होगा, 1/2k। वेरी गुड, इट इज 1/2k, क्योंकि ये इतना ही है y इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ y तो है टी हाफ, और जो c नॉट है दैट इज x, और m क्या हो गया 1/2k। तो इसका मतलब जो ग्राफ है उसका स्लोप होगा 1/2k, याद रखना ये। ओके, नेक्स्ट इज कि रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन अगर ग्राफ बनाना हो मुझे, तो अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होगी 0। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंस नहीं होगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी तब भी रेट पे कोई असर नहीं होगा, कोई डिफरेंस रेट में नहीं आएगा ऑन चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब रेट और कॉन्सेंट्रेशन में कैसा कर्व होगा जो बनाया है सामने आपके, ठीक है, ठीक है बेटा, यस सर। ओके। तो इफ रिएक्टेंट ए जो है वो गैशियस हो और प्रेशर मेजर करें कॉन्सेंट्रेशन की जगह, तो सी नॉट की जगह क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी टी, और हाफ लाइफ जैसे सी नॉट बाई 2k आ रहा था तो अब पी नॉट बाई 2k आ जाएगा, और जो k है दैट इज इक्वल टू पी अपॉन टी, क्योंकि पी नॉट माइनस पी समथिंग डेल्टा पी आएगा, या स्मॉल पी लिख लो इसको, स्मॉल पी का मतलब है पी नॉट माइनस पी टी। तो यहाँ से P इज प्रोपोर्शनल टू T। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे चेंज इन प्रेशर भी बढ़ेगा।
अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो देखो, रिएक्शन कंप्लीट अगर होगा तो इसका मतलब सी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो सी टी की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगी तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी टी ज़ीरो रख दो, सी नॉट बाई टी, या अगर ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो ए नॉट बाई टी। तो इसका मतलब टी 100% जो है दैट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट। ओके, तो ये हो गया अपने पास वैल्यू। ओके, डन। अब बात करते हैं, अगर 3/4 रिएक्शन कंप्लीट करना है, टाइम फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट। 3/4 का मतलब क्या है? 3/4 इंटू 100 मतलब 75%। 75% कंप्लीट रिएक्शन। तो 75% का मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएगी? ए नॉट में से 3/4 माइनस कर दो तो 1/4 ऑफ ए नॉट। तो टी 3/4 क्या हो जाएगा? 3/4 ए नॉट बाई के। ये आ जाएगा अपने पास टी 3/4। और वैसे ही टी हाफ जो था दैट इज हाफ ऑफ ए नॉट बाई के। तो टी 3/4 डिवाइड बाई टी हाफ अगर निकालें हम तो दैट इज 3/2। इसका मतलब 75% इज टी 75% इक्वल टू 1.5 टाइम्स टी 50%। किसके लिए? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये जितने मैंने पॉइंट्स करवाए ना आपको, इट इज़ वैलिड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं एक ग्राफ आपको वापस बता देता हूँ कि अगर मेरे पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये देखो, केमिस्ट्री में ज़्यादातर ग्राफ और केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादातर ग्राफ इसी के बेस पे होंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है y वर्सेस x, तो कैसा ग्राफ होगा बोलो? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है। तो देखो c जो है दैट इज इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट क्या होता है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू कितनी आएगी? c। तो c से स्टार्ट होगा और x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। ये अच्छे से समझ लो बेटा ग्राफ्स, ठीक है? हेलो, यस सर। ओके। दूसरा ग्राफ, अगर ग्राफ ऐसा हो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब देखो, अगेन आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ। ये y है और ये x। अब अगेन x की वैल्यू अगर 0 पुट करूं, x की वैल्यू 0 पुट करूं तो कहाँ स्टार्ट होगा? ये देखो, ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है? c, सही है? सी। और यहाँ पे भी है c। बट अब क्या होगा कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? ये तो माइनस एम एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो c से कम होती जाएगी ना। तो अब ये ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। वेरी गुड। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं और इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं और बोल देते हैं कि स्लोप है इसका -m। जो x एक्सिस के साथ जो वैल्यू होती है वो स्लोप होता है। और यहाँ पे भी, यहाँ स्लोप क्या बोलेंगे? m। यहाँ प्लस था, वहाँ माइनस था, है ना। तो ये दो तरह के ग्राफ हो गए। अब तीसरा ग्राफ बनाता हूँ कि अगर y इक्वल टू एम एक्स ही हो सिर्फ, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? अब x
हाँ 0 से, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0, तो 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 और स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। वैसे ही अब देखो ये तो हमारे सिलेबस में -mx वाला ग्राफ नहीं आता है, पर फिर भी क्योंकि हम कर ही रहे हैं तो सारे कर ही लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। ये y और ये x, अब x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, पहली तो बात की x की वैल्यू जब 0 होगी तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिन से ही, क्योंकि इनमें इंटरसेप्ट नहीं है, कांस्टेंट कोई नहीं है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप क्या होता जाएगा, नीचे जाएगा। ये देखो 0 से भी नीचे, ऐसा कोई कर्व अपने केमिस्ट्री में नहीं आता है, पर मैं इसे बता रहा हूँ आपको कि बिल्कुल आसान सी बातें हैं ये। जहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री आती है ना तो बच्चे दम ही तोड़ देते हैं, उनको लगता है कि बहुत सारा कुछ इन्वॉल्व है, पर कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान से फंडे हैं, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। ये क्या कि x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, और स्ट्रेट लाइन से बढ़ेगी। क्यों स्ट्रेट लाइन, क्योंकि y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है। उसके बाद और कोई ग्राफ बचा? हाँ x की पावर और y की पावर अलग अलग हो जो ग्राफ। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। वो हमारा केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे मान लिया लिखो y² = mx, तो अब ये पैराबोला हो गया। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला टाइप, ऐसे करके आएगा ग्राफ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पैराबोलिक ग्राफ आएगा, है ना। पर ये अपने सिलेबस में नहीं है ना, आता ही नहीं है। वैसे ही अगर ये y की पावर भी स्क्वायर हो और x की पावर भी स्क्वायर हो और जो भी साथ में लगा हो, है ना, m या c, है ना, तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ हो जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा ऐसा, है ना। ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है ना। तो अब ये जो ग्राफ है ना वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, या फिर दूसरा ग्राफ है कि y और x में इन्वर्स रिलेशन हो। अगर y और x में इन्वर्स रिलेशन हो तो ऑब्वियसली जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू कम होती जाएगी, और ये एक्सपोनेंशियल आएगा ऐसा, अगर इन्वर्स रिलेशन है तो। ठीक है, बस ये ग्राफ है अपने सिलेबस में, और केमिकल काइनेटिक्स पूरी इन ग्राफ से पूरी हो जाएगी हमारी। ठीक है, पर अगर मैं देख लो ये मैं लिख रहा हूँ, पर मैं लिखूँ यहाँ y लिखूँ और इक्वल टू लिखूँ समथिंग mx² + c, और मैं यहाँ y लिखूँ और यहाँ मैं x² ही लिख दूँ, तो कैसा ग्राफ होगा बोलो। हाँ, बहुत अच्छा पूछ लिया आपने ये। हाँ, स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल y है उसकी पावर भी 1 है और x² की पावर भी 1 है, क्योंकि मैंने वेरिएबल ही x² ले लिया, x नहीं लिया। समझ में आया है? आपने x² ले लिया तो x की पावर तो 2 हो गई ना बेटा, पर x² की पावर कितनी है? x² की तो 1 है। हाँ, तो वेरिएबल कौन सा है, एक y वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल x² ले लिया मैंने x लिया ही नहीं, मैंने वेरिएबल ही x² लिया। तो ये पूरा x² जो है ना उसकी पावर देखनी है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अगर c नहीं होगा तो ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। लो बोलो, तो अब मैं ना 3-4 ग्राफ लिखता हूँ और फिर हम सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं। लो, मैंने लिखा रेट इक्वल टू k इंटू a⁻0, दूसरा लिखा रेट इक्वल टू k a⁻1, तीसरा मैंने लिखा रेट इक्वल टू k a⁻3, और चौथा मैंने लिखा रेट इक्वल टू k a⁻4, और मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया। पहला, ये सारे ये ऑर्डर तो समझ आ गए ना कि पहला कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, 0 वेरी गुड, और दूसरा फर्स्ट और तीसरा, थर्ड हाँ, और फिर मैंने सेकंड ऑर्डर स्किप कर दिया, वो आपके लिए रख दिया। ये सारे y एक्सिस पे रेट है,
और ए की पावर 1, ए की पावर ये ए ही रहने देता हूँ, ए की पावर 1 और ये ए की पावर 2, सॉरी ए की पावर 3 और ए की पावर 4। तो अब बताओ पहला ग्राफ कैसा होगा? 0 से स्टार्ट होगा। तो बेटा ए की पावर अगर 0 हो तो ए की पावर 0 का मतलब क्या होता है? किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू कितनी होती है? 1। तो मतलब ए है ही नहीं यहाँ, दिस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए के डिपेंडेंस है ही नहीं उसकी। 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू के और कॉन्सेंट्रेशन चाहे जितनी मर्जी चेंज करते रहो दैट विल नॉट चेंज, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ये एक पॉइंट रह गया था उसमें, y इक्वल टू अगर मैं इक्वल टू सी लिखता ना तो वो ग्राफ आता। समझ में आया? 0 ऑर्डर का फंडा क्लियर हुआ? ओके। तो सर एक्स एक्सिस पे ए 0 नहीं, सिंपल ए लिखने का। हाँ ये के ही लिखने का, ए की पावर 0 लिखोगे तो भी चलेगा, बट ए की पावर 0 का मतलब क्या है कि 1। नहीं सर उसमें नहीं, ग्राफ में आपने ग्राफ में ए ही लिखना है बेटा, ए ही, कि ए चेंज कर रहे हैं ना हम। हाँ हाँ सर। हम ए चेंज कर रहे हैं बट रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, अब फर्स्ट ऑर्डर की बताओ। ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आएगा। अगला बोलो। ए की पावर 3 का ग्राफ रेट के साथ। वो भी स्ट्रेट। हाँ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यही फंडा क्लियर करना था मुझे आपका, कि ये सारे रेट जो हैं अगर पावर 3 है और पावर 3 की पावर तो 1 ही है, तो इसका मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर मैं अगला भी लिख देता, ए की पावर 2 जो सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर था, ये थर्ड ऑर्डर और ये फोर्थ ऑर्डर, और मैं इसको अगर ए की पावर स्क्वायर कर दूं और स्ट्रेट लाइन लिख दूं तो ये सेकंड ऑर्डर का ग्राफ हो गया। दैट्स इट, सारे ग्राफ हो गए अपने। तो चलो अब मैं क्वेश्चन पे ले जाता हूं आपको, किसी को डाउट होगा तो बता देना। चलो ये क्वेश्चन है। इसमें हाँ जी, ये सेकंड ऑर्डर वाला जो रिएक्शन आपने ग्राफ बताया ना, हाँ जी, उसमें एक्स एक्सिस पे सिर्फ ए ही लिखे तो क्या ग्राफ आएगा? हाँ तो बेटा अगर मैं इसको रेट वर्सेस ए लिखता है ना, तो ये ग्राफ कैसा होता? पैराबोला टाइप। आपने ये पढ़ा होगा लोअर क्लास में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सुना है ऐसा? यस सर। ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, तो पैराबोलिक ग्राफ आता। पर क्या है कि हमारी केमिस्ट्री जो है ना वो मैथ्स में नहीं जाती है ज़्यादा, इसलिए वो सीधा लिखता है ए की पावर 2, ठीक है, और उसको स्ट्रेट लाइन दिखा देता है। ओके, और स्लोप के। ओके चलो इसको अब हम हटा देते हैं। अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन है फ्रॉम GSET 2019, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम इज लीनियर। हाँ जी, एक बार पिछली स्लाइड से ऊपर आओ। 0 ऑर्डर वाली। अब वो तो ये वाला जो था 0 ऑर्डर वाली सर, अभी की थी ना वही। वो आएगा नहीं क्योंकि मैं ब्लैक स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ना। बोलो। नहीं सर, स्लाइड में। अच्छा 0 ऑर्डर पे जाऊँ सीधा, बोलो। ये है, ये टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 वाला रिएक्शन था ना। ओके ओके, ले आओ, बोलो बेटा। सर ये एक बार समझा लेना। हाँ चलो, तो देखो मान लिया मुझे, अब आपको पता है कि टाइम जो है ना वो क्या था, C0 माइनस CT/K, राइट। ये 0 ऑर्डर के लिए रिएक्शन है।
अब आपके बोल रहा है कि अगर 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब आपको पता है कि C0 तो वही रहेगा, बट CT कितना हो गया, C0 में से कितना कम हो गया, 3/4 ऑफ C0। समझ में आ रहा है कि इतना रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब C0 में से कितना कम हो गया, C0 3/4 C0, तो 3/4 C0, तो 4 तो एलसीएम आ गया, तो 4 C0 माइनस 3 C0 अपॉन 4, मतलब C0/4 बचा। 3/4 रिएक्शन कंप्लीट, इसका मतलब बचा कितना, C0/4। तो टाइम जो है 3/4 ऑफ द रिएक्शन अब कितना हो गया, C0 माइनस C0/4 डिवाइडेड बाई K। तो कितना हो गया ये, 4 C0 माइनस C0/4K, तो ये कितना रह गया, 3/4 C0/K। ठीक है, तो यहीं पे अगर मुझे हाफ लाइफ निकालना होता तो कितना था, C0 में से कितना कम हो रहा है, C0/2, हाफ बच रहा है ना, तो कितना, तो C0/2K। और फिर हमने ये प्रूव किया कि जो T 3/4 है और T हाफ है वो 3/2 आता है ना, क्योंकि ये आया 3 C0/4K और ये आया C0/2K, तो K से K कैंसिल, 2 रह गया, तो 3/2 आ गया ये, मतलब 1.5। तो T 3/4 इक्वल टू 1.5 टाइम्स T हाफ फॉर द कौन सा रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यस बेटा, आगे बढ़ूं, ओके। तो ये ग्राफ अब जी सर 2019 का क्वेश्चन है कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम जो है ग्राफ वो लीनियर ग्राफ है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लीनियर ग्राफ है और उसका नेगेटिव स्लोप है। तो पूछ रहा है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा। बोलो, थर्ड ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा या जीरो ऑर्डर। बेटा जी अभी किया हमने कि CT इक्वल टू C0 माइनस KT किया भी, तो ये CT क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, टाइम तो यही है, और ये क्या है C0, और स्लोप नेगेटिव है, मतलब स्लोप माइनस K, तो किस ऑर्डर का हुआ ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि उसने बोला था कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लीनियर है और स्लोप उसका नेगेटिव है। और अगर हाँ जी बेटा, और सर टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन बोले तो कंसंट्रेशन नीचे आएगा ना। टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन करेंगे तो टाइम इधर आएगा और इधर कंसंट्रेशन आएगा। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं है, देखो अभी इसका ग्राफ करोगे तो टी इधर लिखना पड़ेगा आपको। तो अब देखो कैसा ग्राफ, ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी। पहली थी सी टी, देखो सी टी इक्वल टू क्या था, C0 माइनस के टी। अब क्या हो जाएगा, के माइनस के टी इक्वल टू सी टी माइनस C0, और जो t है दैट इज C0 माइनस सी टी और डिवाइड बाई के। ठीक है, अब आप अगर जब आप कॉन्सेंट्रेशन को ज़ीरो पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी टाइम की, C0 बाई के, है ना, क्योंकि टाइम यहाँ रखा है और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ। कॉन्सेंट्रेशन जब ज़ीरो होगी
ठीक है, सी टी, तो ये सी नॉट बाई के आएगा। और फिर जैसे जैसे सी टी बढ़ेगा ये भी कम होता जाएगा, तो भी हाँ क्या हुआ, ओके अब ये ग्राफ है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ए ऑप्शन। हाँ अब देखो ए वर्स ए गिव प्रोडक्ट राइट, ऐसा ले ले और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले ले ए, और आफ्टर टाइम टी ये कितना रह जाएगा, एक्स कम हो गया इसमें से, तो ए माइनस एक्स, तो सी टी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स, और सी नॉट को क्या लिख सकते हैं, ए, तो इसलिए सी नॉट माइनस सी टी बाई के, तो इट बिकम्स क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स बाई के, मतलब उसको एक्स बाई के भी लिखते हैं कई बार हम, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ग्राफ है वो क्या होगा, x इक्वल टू के टी, देख लो ये, तो x वर्सेस t का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो इट इज़ अगेन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और जो स्लोप आएगा दैट इज़ पॉजिटिव। ये शायद किसी ने क्वेश्चन किया होगा पहले आप में से, जी सेट 2017 का क्वेश्चन है, ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने कि एक बार फिर मैं समझाता हूँ। देखो लेट अस से कि जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो ए से प्रोडक्ट बन रहा है, चलो ए से प्रोडक्ट, तो इनिशियली हमने मान लिया कि इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो है ए, तो आफ्टर टाइम टी क्या होगा, इसमें से मान लिया हाँ एक्स अमाउंट कम हो गया, तो ये कितना बचा, ए माइनस एक्स, ये है पहला फंडा। अब इसमें जो मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी कि टाइम इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी बाई सी बाई के, राइट। तो यहाँ पे सी नॉट क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो ले ली ए, और आफ्टर टाइम टी जो है सी टी है तो वो ले ली ए माइनस एक्स, तो जस्ट पुट द वैल्यूज़, तो टाइम क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई के, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ए माइनस ए प्लस एक्स, तो ए से ए कैंसिल, मतलब एक्स बाई के आ गया, तो इसका मतलब एक्स क्या आ गया, के इंटू टी, एक्स इक्वल टू के इंटू टी। तो अब ये ग्राफ क्या हो गया, वो ये होगा ना वाई इक्वल टू एम एक्स। अगर इसको मैं प्लॉट करूं एक्स को वर्सेस टी, तो टी ज़ीरो तो ये ज़ीरो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स बढ़ेगा, और दोनों की पावर वो 1 है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है अपना आएगा। गॉट इट। तो ये जी सेट 2017 का क्वेश्चन था। फिर ये क्वेश्चन आया, इफ़ यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम, तो रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा होगा। ये रेट है और ये रेट कांस्टेंट है, और अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो पावर क्या होती है, ज़ीरो। इसका मतलब रेट जो है दैट इज़ इक्वल टू के, और वैसे भी हमने ज़ीरो ऑर्डर, क्योंकि मोल पर लीटर की पावर क्या लिखी थी, 1 माइनस एन, और पर सेकंड, तो एन ज़ीरो होगा तो रेट कांस्टेंट की यूनिट भी मोल पर लीटर पर सेकंड, और रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट भी मोल पर लीटर पर सेकंड, रेट कांस्टेंट के भी सेम, तो इसका मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में मैंने सब आपको आज बता दिया। किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ डू आस्क। यस बेटा, एनी डाउट? कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि अगर हमारे पास है ये रिएक्शन, कई बार एग्जाम्पल पूछ सकता है, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये डिकम्पोजिशन हुआ ना HI का ऑन H2 सरफेस, तो H2 बनेगा। अब अगर H2 और I2 कंबाइन करते हैं और बनाते हैं HI इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये लिख लेना बेटा, याद कर लेना, इसको याद कर लेना। इसका मतलब रेट कांस्टेंट जो HI का, वो कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने से, चाहे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो या प्रोडक्ट की, चेंज नहीं होगा, बट किससे इन्फ्लुएंस होगा ये? इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, और हाफ लाइफ और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ भी हमने देख लिया है ना। बस इतना सा है। तो आज जो भी मैं पूछूंगा आपको क्वेश्चन दूंगा, भेजूंगा, वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड होंगे और जो पिछला टॉपिक था हमारा उससे रिलेटेड। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को ना अच्छे से कर लेना। अगर इसकी डेरिवेशन में जाओगे ना तो वो भी बिल्कुल आसान है। यहाँ से स्टार्ट करना है कि ए से प्रोडक्ट बना, मैंने भेजा भी था कि -dA/dt चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा? रेट इक्वल टू K और A की पावर 0, A की पावर मतलब 0, तो -dA क्या हो जाएगा? KdT। तो इनिशियल टाइम जब 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन ले ली C0, टाइम t था तो कॉन्सेंट्रेशन ले ली Ct। तो dA की जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगी? A माइनस बाहर और C0 वर्सेस Ct, और ये क्या हो जाएगा? dt की इंटीग्रेशन क्या होती है? T, 0 to T। तो माइनस तो कॉमन ही रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू K अपर माइनस लोअर। तो इस तरह से ये हो जाएगा बेटा, माइनस तो उधर ले जाओ तो Ct माइनस C0 इक्वल टू माइनस KT। तो Ct क्या हो जाएगा? C0 माइनस KT, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, ये है वो इक्वेशन। इस तरह से वी कैन प्रोसीड। तो ये सारा मैंने आज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपको बताया। और स्टार्टिंग में जब किया था ना, हमने एक पॉइंट किया था, हमने याद है कि अगर रिएक्टेंट है और उससे बनता है प्रोडक्ट, तो जो रेट होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T और प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर ये इसकी R1 है और इसकी P1 है, और फाइनली ये हो जाता है R2 और ये P2, तो इसको कैसे लिखते हैं? माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये T1 पे ये T2 पे, और इक्वल टू प्लस P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। आपको अगर कॉन्सेंट्रेशन दी हुई R2 R1 T2 T1 इनिशियली लिखा हो तो T1 0, ठीक है। तो ये जो है इससे भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं।
ठीक है, ओके। तो कोई डाउट है तो प्लीज़ डू आस्क नाउ। तो इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन था कि आपके पास ये इक्वेशन दी थी और पूछा था कि रेट इक्वेशन इसकी है के Cl2 की पावर 1 H2S की पावर 1 दिया था, और ये मैकेनिज़्म के 2 स्टेप दिए थे और पूछा था इनमें से कौन सा जो है स्टेप जो है ए या बी वो रेट को डिटरमिन कर रहा है। तो यहाँ पे ये स्लो स्टेप है और इसमें ये स्लो स्टेप है। अब देखो फर्स्ट में जो स्लो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो के जो रेट कांस्टेंट है उसमें Cl2 की पावर 1 H2S की पावर भी 1, ठीक है। बट अगर मैं सेकंड पे जाऊं तो उसके अकॉर्डिंग रेट, अब होता है स्लो स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, राइट। तो स्लो स्टेप पे जाएं तो स्लो स्टेप में एक तो Cl2 इन्वॉल्व है और दूसरा क्या इन्वॉल्व है, HS नेगेटिव। और HS नेगेटिव तो आपको पता है कि वो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो तो इंटरमीडिएट है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। इसमें जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कितनी है H प्लस की पावर 1 HS की पावर 1। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। तो यहाँ से जो HS नेगेटिव है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, के इक्विलिब्रियम इंटू H2S डिवाइडेड बाई H प्लस। तो इसको अब HS नेगेटिव की जगह ये पूरा पुट करना पड़ेगा। तो रेट क्या हो जाएगा, के Cl2 इंटू के इक्विलिब्रियम H2S और डिवाइडेड बाई H प्लस। तो H प्लस की पावर -1। इसका मतलब ये और के, ये तो अनदर कांस्टेंट हो गया कोई, तो Cl2 की पावर 1 H2S की पावर 1 और H प्लस की पावर -1। तो ये आएगा रेट अगर मैं B को कंसिडर करता हूँ और ओवरऑल में H प्लस है ही। तो इसका मतलब, और फर्स्ट केस में तो जो है वो रेट हमारा सेम आ गया था, जैसा ये है वैसा ही पे दोनों सेम है। इसका मतलब A जो है दैट रिप्रेजेंट द मैकेनिज्म एंड दैट इज़ कंसिस्टेंट विद दिस रेट इक्वेशन। समझे?